नमस्ते माय डियर स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। सब्जेक्ट है इसमें मेरा टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कर नियोजन एवं प्रबंध, जिसमें मैं आपको आज यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। इसके पहले के लेक्चर में मैंने यूनिट 5 का ही जो है एडवांस टैक्स के बारे में आपको बताया था। इसके बाद आज मैं उद्गम स्थान पर कर की कटौती के बारे में बताऊंगी, जिसमें मेरा पार्ट है आज 5। इसके पहले के जो 4 पार्ट है वो आप देख लेंगे स्टूडेंट। मैं एक बार बता देती हूँ कि बाकी के पार्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, फिर भी आप वो जो पूरा लेक्चर है वो देख लेंगे एक बार। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या होती है और कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, यानी कि टीडीएस काटा जाता है, आयकर कटौती की जाती है। वो धाराओं को पूरा बताया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको वेतन के संबंध में जो आयकर कटौती की जाती है वो मैंने आपको बताया था, किस तरीके से किसको काटना है, कितना काटना है, कब काटना है और कहाँ जमा करना है, उसके बदले में क्या देना है, वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी। थर्ड पार्ट में मैंने उसी से ही रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल आपको बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो वो भी देख लेंगे ताकि आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। इसके अलावा फोर्थ पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था 193 की जो धाराएं हैं वहां से लेकर के 194 डी, यानी कि 194 डी जो होता है वो बीमा कमीशन की धारा है। जब बीमा कंपनी जो है कमीशन का भुगतान करती है अपने मतलब अपने जो एम्प्लॉई है उनको, तो वो जो है उनको कमीशन देती है, उसमें जो है 5% जो है टैक्स काटती है, और कंपनी है तो वो 10% जो है उनका टैक्स जो है काटा जाता है, और राशि जो है 15,000 रुपए से अधिक होने पर जो है काटा जाता है। वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और आज उसी को ही कंटिन्यू करते हुए मैं आपको उसकी आगे की जो धाराएं हैं 194 ई वो क्या होता है वो मैं बताऊंगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, 194 ई जो धारा होती है वो होती है अनिवासी खिलाड़ियों, अनिवासी अनिवासी खिलाड़ियों और मनोरंजन करता, मनोरंजन कर्ताओं को भुगतान करने के संबंध में। तो देखिए, इसमें जो है जैसे कोई अनिवासी खिलाड़ी मतलब कि जो भारत का नागरिक नहीं है, अनिवासी का डेफिनेशन आप जानते हैं, तो वही चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, अपन चूंकि आगे बढ़ चुके हैं। निवासी अनिवासी आप रेसिडेंशियल स्टेटस सारा कुछ जानते हैं। अनिवासी मतलब कि जो भारत में जो है 182 गत वर्ष में 182 दिन से कम रहा हो, वो अनिवासी के कैटेगरी में आता है। तो जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी जो खेल का संघ है या फिर अनिवासी जो मनोरंजन करता है जो भारत के नागरिक नहीं है, उनको जो है निम्न आयों का भुगतान करने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो ऐसी आय को जो है भुगतान करते समय प्राप्तकर्ता के खाते में जब भुगतान करता है तो उसको कर्तव्य बनता है कि वह जो है उस पर 20% प्लस अधिभार प्लस 4% शिक्षा उपकर, ये सारी चीजें जो है जोड़ करके आयकर काटे। देखिए, जो भारत का नागरिक होता है उसका जो है अपन केवल मेन जो कर की दर है जैसे 10%, 20%, 30% वही काटते हैं, 1%, 2%। परंतु जो अनिवासी है उसके लिए अपन जो है अधिभार और शिक्षा उपकर वो दोनों जोड़ करके क्या करते हैं, उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती करते हैं। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अनिवासी का हमेशा जो है अधिभार और शिक्षा उपकर जोड़ करके टीडीएस काटा जाता है। तो जैसे कोई खिलाड़ी जो है भारत में खेल में भाग लेने आया है या कोई एडवर्टाइजमेंट करने आया है या भारत के जो न्यूज़पेपर है उसमें लेख दे रहा है, कोई पत्रिका में जो है अपना छपवा रहा है,
तो उनको जो है उनका हर्जाना देंगे, उनका भुगतान करेंगे, तो उस पर जो है 20% प्लस अधिभार प्लस 4% शिक्षा उपकर जोड़ करके फिर उनको क्या किया जाएगा, राशि को काट करके फिर उनको भुगतान किया जाएगा। तो उसकी धारा कौन सी है, 194E, मतलब कि जो इंटीरियर है ना, ऐसा आप करके समझ सकते हैं, उसकी धारा ई है। इसके बाद धारा आती है 194F। 194F जो आता है वो देखिए, F मतलब आपको याद करने का तरीका बताई ना मैंने। F मतलब क्या हो गया, फंड। फंड मतलब म्यूचुअल फंड, जैसे कोई पारस्परिक कोष है, यूनिट है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट है, उनके यूनिट को क्या करते हैं, क्रय करते हैं, तो उनको जो भुगतान किया जाता है तो उस पर जो विनियोग की गई राशि होती है उस पर जो है 20% जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती किया जाएगा। उनको जो है भुगतान करते समय जो है 20% की राशि से आयकर काटा जाएगा। इसके बाद धारा आती है 194G। 194G की जो धारा है वो लॉटरी के टिकट को बेचने के संबंध में कमीशन। जैसे लॉटरी के टिकट का जो स्टॉक रखता है और बेचने का काम करता है तो उसके बदले में उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। और यदि वो जो कमीशन की राशि है वो कितना हो, 15,000 रुपए से क्या हो, अधिक हो, तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि भुगतान करते समय उसका जो है 5% काट लिया जाए। मतलब जब उसको भुगतान करेगा तो उसका 5% काटा जाएगा और राशि जो क्या है 15,000 रुपए से क्या हो, अधिक हो। देखिए आपको इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 194D सेक्शन बताया था जिसमें बीमा कंपनी जो है अपने एजेंटों को जब कमीशन देती है तो उस पर भी जो है 15,000 रुपए से राशि अधिक होने पर कितना टीडीएस काटती है, 5% काटती है। वैसे ही सेम जो है 194G का सेक्शन होता है जिसमें लॉटरी के टिकट जो बेचने वाले हैं उनसे उनको जो कमीशन दिया जाता है उसमें भी सेम है, 15,000 रुपए से अधिक होने पर और 5% की दर से जो है टीडीएस काटा जाता है। तो सेम सेक्शन बस अलग है, चीजें अलग है, बाकी कटौती जो कर रहे हैं और उसकी राशि की जो लिमिट है वो दोनों सेम है। इसके बाद कमीशन में ही आगे बढ़ेंगे अपन। तो 194H का कमीशन आता है जो कमीशन और दलाली के संबंध में है। ये तो था लॉटरी के टिकट को बेचने वाले को कमीशन। बाकी जो बीमा कंपनी जो कमीशन, ये दो कमीशन को छोड़ के अन्य जो जितने भी कमीशन है वो अगर एक व्यक्ति जो है या एचएफ परिवार जो है अपने जिसका अंकेक्षण होता है उनके लिए क्या है, कमीशन देने पर उनको जो है टीडीएस काटना अनिवार्य है। जो कमीशन, बीमा कमीशन और ये टिकट बेचने वाले कमीशन को छोड़कर अन्य जितना भी कमीशन है या दलाली है, किसी निवासी को क्या करता है, भुगतान करता है, तो जमा करने वाले का ये दायित्व बनता है कि 5% की दर से क्या कर ले, काट ले, यदि कमीशन की राशि जो है साल भर में 15,000 रुपए से क्या है, अधिक है। सेम चीजें हैं इसमें भी, 15,000 रुपए का लिमिटेशन है और 5% जो है कर की राशि, कर की दर है। दोनों कमीशन के दायरे में सेम है, बस आपको थोड़ा सा सेक्शन याद रखना है। 3 सेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, 194D, 194G एंड 194H। ये तीनों सेक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। जी के बाद H, H के बाद क्या आएगा, I। तो 194I, I जो धारा है वो है किराए के भुगतान के संबंध में कटौती।
किराए के भुगतान के संबंध में कटौती। जैसे कोई व्यक्ति है या एचयूएफ परिवार है जिनका जो है अंकेक्षण कार्य होता है धारा 44 AB के अंतर्गत, या फिर कोई अन्य करदाता है जैसे कंपनी है, फर्म है और बैंक है, बैंकिंग कंपनी का जो व्यवसाय करती है वो है, सहकारी समिति है, ट्रस्ट है, संस्था है, सोसाइटी है, और जो भारत में निवासी है, यदि किसी व्यक्ति को जो है या किसी भी को किराए का भुगतान जो है 2,40,000 रुपए से अधिक किया जाता है, 2,40,000 रुपए से यदि अधिक किराए का भुगतान किया जाता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आयकर की कटौती करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको जो आयकर पढ़ना है वो मतलब कि जो अपन फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर जो पढ़ना है अपने को 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए पढ़ना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप लेटेस्ट बुक का ही यूज करें। अगर आप पुराने बुक का पढ़ते हैं तो आप जो है भटक जाएंगे। कहने का मतलब ये है, पुराने बुक में जो है नियम अलग था, नियम क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहता है। तो ये अमेंडमेंट भी हुआ है किराए के भुगतान के संबंध में। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो लिमिटेशन थी वो 1,80,000 की थी, जिसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर के कितना कर दिया है, 2,40,000 कर दिया है। सो स्टूडेंट, आप पुरानी बुक में देखेंगे और अभी के बुक में, न्यू बुक में देखेंगे तो आपको चेंजेस नजर आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप नहीं, मैं आपको जो है न्यू लेटेस्ट जो अपना चल रहा है असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मैं उसी का ही बता रही हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैडम जो है 2,40,000 कैसे बता रही है, हमारे बुक में तो 1,80,000 दिया है। सो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो अमेंडमेंट हुआ है मैंने वो भी आपको साथ ही साथ बता दिया है। तो किराए के भुगतान के संबंध में जो है 2,40,000 से अधिक जब किराए का भुगतान करते हैं तो कटौती होगी। तो देखिए कितना प्रतिशत ये किसको काटना है वो मैंने आपको बता दिया, कब काटना है वो भी बता दिया। अब कितना काटना है, तो मशीन या कोई उपकरण, उसके प्रयोग के लिए अगर अपन किराए का भुगतान कर रहे हैं तो 2% काटना है, और अन्य कोई स्थायी संपत्ति है तो उस कंडीशन में कितना काटना है, 10%। ठीक, 2% और 10%, ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ध्यान रखेंगे। मशीन है कोई तो 2% काटेंगे, और अन्य कोई संपत्तियां हैं जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या कर दिया, पूरा किराए पर दे दिया गया, तो उससे जो किराया मिलेगा तो कितना प्रतिशत टीडीएस काटेंगे, 10%। और यदि जैसे कोई मशीन आइटम है, जैसे कि मान लो ट्रक है, या फिर जैसे क्रेन होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसको क्या करते हैं, ठेकेदारों को जो है किराए पर दे दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए आवश्यक सामग्री है, स्थायी संपत्ति है, तो उस टाइम जो उनको भुगतान करेंगे तो 2% जो है टीडीएस काट कर किया जाएगा। तो मशीन के कंडीशन में 2%, और उसके अलावा कोई अन्य संपत्ति है तो 10% जो है टीडीएस काटा जाएगा। और इसी में ही जैसे किराया के शब्द में क्या क्या चीजें आती है वो मैं बता देती हूँ। जैसे पट्टा है या उपपट्टा है, पट्टे के बारे में आप समझ ही चुके हैं, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में आपको पट्टे के बारे में पढ़ना ही है। किराएदारी है, या फिर कोई अनुबंध होता है, चाहे भुगतान जो है प्राप्त करता इसका स्वामी हो या ना हो, जैसे भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, उपकरण, फर्नीचर, फिटिंग, ये सबको अगर रेंट पर लेते हैं तो उसमें जो है ये कटौती की जाएगी। इसके बाद जो धारा आती है 194 IA, इसी का ही सबसेक्शन है ये, आई के बाद आई ए जोड़ दिया गया है। ये जो होता है वो कृषि भूमि, कृषि भूमि को छोड़कर जो अन्य स्थायी संपत्ति है उसके अंतरण से उनके हस्तांतरण के प्रतिफल स्वरूप जो है कर की कटौती की जाती है। और जो चल संपत्ति, अचल संपत्ति है वो कृषि भूमि उसमें शामिल
नहीं होगा। तो ये कब काटा जाएगा? यदि जो स्थायी संपत्ति का जो प्रतिफल है, जो प्राप्त राशि हो रही है 50 लाख रुपए से क्या है, अधिक है। पचास लाख रुपए से क्या है, अधिक है, तो उस पर जो है कर की कटौती जो है की जाएगी। इसमें जो है कर की कटौती का जो प्रतिशत होगा वो 1%, और जो है जितना भुगतान किया जा रहा है उसमें से 1% काटा जाएगा। देखिए इसका मैं एक उदाहरण बता देती हूँ छोटा सा। जैसे आप जो है किसी व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, कोई स्थायी संपत्ति खरीद रहे हैं, जैसे प्लॉट है या बना बुनाया मकान है, बिल्डिंग है, भवन है, या भवन का कुछ पोर्शन है, या प्लाट का जमीन का कोई भाग है, वो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और जो उसका जो प्रतिफल आपने खरीदा, तो सामने वाले को क्या करेंगे, आप भुगतान करेंगे उसके बदले में। तो जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य अगर 50 लाख रुपए से क्या है, अधिक है, कहने का मतलब अगर आप कोई 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो जब आप सामने वाले को पेमेंट करेंगे उसका, तो आपको उनका 1% जो है क्या करना है, टैक्स काट करके फिर पेमेंट करना है। जैसे मान लो आपने 60 लाख का प्लॉट खरीदा, तो 60 लाख का 1% कितना होगा, 6 लाख रुपए। तो 60 लाख में 6 लाख माइनस करके बचेगा कितना, 54 लाख रुपए। तो आपको सामने वाले को कितना पेमेंट करना है, 54 लाख रुपए पेमेंट करना है। और 6 लाख रुपए जो कहा जाएगा, सरकारी खजाने में क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है भुगतान करते समय जो क्या किया जाएगा, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। इसका एक जो फायदा गवर्नमेंट को ये होता है, क्योंकि सामने गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि सामने वाले ने क्या किया है, प्रॉपर्टी अपना सेल किया है। आपने खरीदा, लेकिन सामने वाले का वो क्या हो गया, विक्रय हो गया। तो इससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, प्रॉपर्टी सेल किया है। तो उसको जो है कैपिटल गेन की वर्किंग करनी पड़ेगी, और कैपिटल गेन पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ये जो धारा है 194IA की जो धारा है, उसका प्रावधान लाया गया है। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको और डिटेल में बता दी इसके बारे में। तो ये होता है कृषि भूमि को छोड़कर जो अन्य भूमि है उसके संबंध में। इसके बाद जो धारा आती है 194IB की, 194IB की जो धारा है उसमें है किराए का भुगतान है। ये भी तो जिनका अंकेक्षण कार्य होता है उन्हीं को कराना है, जिनका अंकेक्षण कार्य नहीं है तो उनको कराने की जरूरत नहीं है। भारत में निवासी हो, और जो है भूमि और भवन का जो किराया है वो जो है प्रति माह जो 50,000 से क्या हो रहा हो, अधिक हो रहा हो, तो उस पर जो है 5% उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है। इसके बाद जो धारा आती है 194J, ये लास्ट धारा है 194J। इसके बाद और जो धाराएं हैं उनके बारे में मैं जो है आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट जितनी धाराएं थी वो मैंने आपको बता दी है। जो 194J की धारा है वो पैसे और तकनीकी सेवाओं के लिए है। पैसे और तकनीकी सेवाओं का जब भुगतान करते हैं तब। देखिए पैसे के बारे में तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सारे लोग जो है पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं, जिनके लिए विशिष्ट ज्ञान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके लिए उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो जब इनको भुगतान किया जा रहा हो, और जो भुगतान की राशि, देखिए काटना किसको है, एक व्यक्ति या एचयूएफ जिनका अंकेक्षण कार्य होता है उन्हीं को जो है ये कटौती करनी है, सबको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आपको उद्गम स्थान पर काटने की आवश्यकता नहीं है। जिनका अंकेक्षण कार्य होता है उन्हीं को ही क्या करना है, टीडीएस काटना है। बैंक है, फर्म है, कंपनी है, सोसाइटी है, सहकारी समिति है, उनको काटना ही काटना है। लेकिन उसके अलावा जो सामान्य
तभी उनको काटना है। तो जब राशि जो है 30,000 रुपए से अधिक का जब भुगतान किया जाएगा तो 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। 10% की दर से, और राशि कितनी होनी चाहिए? 30,000 रुपए से अधिक की राशि होने पर जो है टीडीएस काटा जाएगा। और जो है कोई कंपनी क्या करती है, अपने डायरेक्टर को कोई पारिश्रमिक देती है या फीस देती है या कमीशन देती है, तो उनको जो है 10% की दर से क्या करना है, कर की कटौती इसी धारा के अंतर्गत करना है। उनको फिर जो वेतन के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उनका नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, वो डायरेक्टर है, उनको कोई पारिश्रमिक मिल रहा है तो उनको 194 जे सेक्शन के अंतर्गत ही काटना है। और जो राशि मान लो किसी कॉल सेंटर के जो प्रचालन के कारोबार में लगा है, तो उस कंडीशन में जो है उनका 2% टीडीएस काटा जाएगा। और इसके अलावा जो है जैसे एक और सेक्शन है 194 LA, जो अचल संपत्ति के अधिग्रहण के फलस्वरूप होता है। अधिग्रहण मतलब जैसे क्या करती है सरकार, जो है कई बार उनको भूमि की आवश्यकता होती है, तो क्या करती है वो उनको क्षतिपूर्ति, जो भूमि का मालिक है उसको क्या करती है, क्षतिपूर्ति का क्या कर देती है, भुगतान कर देती है। और उसके बदले में जो है वो जमीन को क्या कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। तो उसमें भी जो है अधिग्रहण करते समय जो क्षतिपूर्ति की जो राशि देता है उसको भी 10% की दर से क्या करना है, आयकर की कटौती करना है। इसके पहले वाले और ये वाले दोनों सेक्शन में जो मैंने आपको 194 LA बताया और ये सेक्शन बताया, दोनों सेक्शन में अंतर है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। इसमें जो है भूमि का सेल परचेस हो रहा है, बट इसमें भूमि का क्या हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण मतलब क्षतिपूर्ति की राशि का क्या करना, भुगतान करना। तो उस पर जो काटा जाएगा 10% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती किया जाएगा। सो स्टूडेंट, आज की जो अपनी क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ, जिसमें मैंने आपको जो है 194 की जो बची हुई धाराओं को आज पूरा डिटेल में बताया है। 194 ई से लेकर के पूरा 194 LA तक की धाराओं का जो किस प्रकार से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना है, उन सारी चीजों के बारे में बताया है। तो आई होप आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं उसमें और सुधार करूं। और आपको जो भी चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताएंगे, ताकि मैं जो है आपको जो है वो उसको उपलब्ध करा सकूं। कोई भी दिक्कत जाती है तो जरूर कमेंट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती के और जो अन्य प्रावधान हैं जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं, उनको मैं बताऊंगी। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।